एक बार अपने इस भाई पे भी भरोसा कर लो। मैं सच बता रहा हूँ, जितना मैंने बताया है ना एक भाई के नाते आपको, अगर आप इतना भी फॉलो कर लोगे ना तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, कट ऑफ के डबल मार्क्स आपके हंस के आ जाएंगे। अगर एक यकीन ना हो तो एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, और इनको क्वालिफाई तो करना है, क्वालिफाई मेंस में दिखाना जोर अपना, ठीक है। मेंस के अंदर दिखाना जो। तो हेलो मेरी फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार फार्मर्स लॉ में। एक महत्वपूर्ण आज जो बात करने वाले हैं जो कोचिंग्स का, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा आईबीपीएस एएफओ जो एसओ का आपका प्री है 30 और 31 दिसंबर जो डेट दी हुई है, तो बहुत कम टाइम आपके पास बचा है। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या जो अब जग रहे हैं भाई लेट आए दुरुस्त आए, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। क्योंकि आज जो हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं उन्होंने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर अपेयरिंग चलते हुए दोनों बार डिग्री के अंदर बिना किसी कोचिंग बिना किसी कोर्स के सेल्फ स्टडी से प्री और मेंस दोनों निकाले हैं। उसके अलावा भी इन्होंने एसएससी आरबीआई और भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो जो अभी स्टूडेंट्स में अपना एएफओ का जो पेपर है आईबीपीएस एसओ, ग्रेजुएशन के बाद सबकी ड्रीम जॉब है आई थिंक, जो एग्रीकल्चर फील्ड के हैं, और अच्छी जॉब भी है, रेस्पेक्टेड जॉब भी है और होनी भी चाहिए, है ना। तो उसके लिए एक फोबिया है मार्केट में कोचिंग्स का, कोर्स का या प्री का। तो उसके बारे में फुल डिटेल्स में खुल के बात करने वाले हैं कि उसकी हकीकत क्या है, कोचिंग्स के पीछे, टीचर्स के पीछे इतनी कम कट ऑफ जा रही है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो खुद ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने बिना कोचिंग के इतने एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो कुछ सेल्फ स्टडी के बेस पे, तो क्या उनकी रणनीति रही, किस हिसाब से उन्होंने पढ़ा है, किन पॉइंट्स पे उन्होंने काम किया है कि उनको उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो डर बना हुआ है उस डर के ऊपर खुद को उन्होंने हावी नहीं होने दिया और सेल्फ स्टडी के माध्यम से क्रैक किया है। तो बात करते हैं सर से। तो सर, आप जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या एग्जाम आपने क्रैक किया है, वो एक बार अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी कोचिंग्स के हम वो नहीं कर रहे हैं कि आपको नहीं करना, बस ये जो फोबिया बना हुआ है कि बिना कोचिंग के कुछ नहीं हो सकता, या मैं अच्छी कोचिंग ज्वाइन करके ही वो चीजें करूंगा या तभी पढ़ूंगा, उन बच्चों के लिए है। उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन चलती रहती है, ये सोचते हैं कि मेरी डिग्री पूरी होने के बाद ही मैं जॉब की तैयारी करूंगा, तो उनके लिए जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के चलते हुए प्री भी मेंस भी निकाला, वो भी बिना कोचिंग के। तो बात करते हैं सर, आप अपना एक्सपीरियंस जो भी है सब्जेक्ट वाइज, बाकी अब जो प्री का पेपर है इस साल का, बहुत कम टाइम बचा, तो उसके लिए भी ऐसी टिप्स दीजिए कि बच्चा चाहे कोर्स खरीदा हुआ हो चाहे नहीं खरीदा हो, क्रैक होना ही चाहिए। हेलो भाइयों, सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं अग्रदीप श्रीवास्तव, और मैं आप लोग को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो अपने अंदर डर बना हुआ है ना एग्जाम्स को लेके, उसको दिल से एकदम बाहर निकालना पड़ेगा। ये जो डर बनाया हुआ है कोचिंग वालों ने कि भाई अगर एग्जाम निकालना है तो कोचिंग लेना ही पड़ेगा, बैच लेना ही पड़ेगा, उसमें भी प्लस बैच दे देंगे आपको, ये कर देंगे वो कर देंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एग्जाम्स को अगर अपन को क्रैक करना है तो खुद का दिमाग एकदम शार्प रखना पड़ेगा अपन को। अब इस मेरे को ही देख लो, मैंने अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के साथ साथ एएफओ का प्री मेंस फोड़ा है, साथ में एसएससी आरबीआई असिस्टेंट एसएससी सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप खुद से डेडिकेटेड हो स्टडी को लेके, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो आप अच्छा कर सकते हो। एक डर जो है ना सिर्फ कोचिंग वालों का बनाया हुआ है अपने दिल में कि भाई अपन को कोचिंग लेना ही पड़ेगा, बैच लेना ही पड़ेगा। और एक्चुअली जो अपने साथ में दिक्कत ये आती है कि 10th 12th के बाद में क्या है कि 10th के बाद में अपने स्टडी से इंग्लिश और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट हट जाते हैं, तो ये अपने लिए बिग पॉइंट बन जाते हैं कि वो 7-8 साल का गैप बन जाता है, सीधा एग्जाम करना पड़ता है अपन को। और एक प्रॉब्लम ये आती है, अपन ग्रेजुएशन के साथ में क्या है इतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स को, तो अपन को दिक्कत आ जाती है। फिर अपन सोचते हैं कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही स्टडी को स्टार्ट करेंगे, तो ये नहीं, अपन को भाई जब जागरूक हो जाए अपन तभी अच्छा रहेगा। अगर अपन सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही अपना गोल एकदम डिसाइड कर लें, उसको तैयारी करने लगे, तो अपन सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हैं। कोई कोचिंग के लिए अपने को इतना ज्यादा फोर्स होने की जरूरत नहीं है कि भाई कोचिंग लेनी ही पड़ेगी, खुद से भी कर सकते हैं। कोई भी इतना बड़ा डरने की बात नहीं है अपने लिए। तो जैसा कि सर ने अपने को बताया कि जो बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड के जो है ग्रेजुएशन में जो जाते हैं, सर सही बात है, फोबिया रहना भी चाहिए, क्योंकि 10th के बाद ही उनकी इंग्लिश और मैथ हट जाती है कहीं ना कहीं, तो वो सब्जेक्ट से 5 से 7 साल के लिए दूर हो जाता है बच्चा। जब उसकी यूजी चलती रहती है तो उसके मन में ये डर हो भी जाता है। और कुछ डर मेरे को लगता है कोचिंग्स वालों ने भी कर रखा है। तो इसके बारे में आप जो प्री का डर है, आपने बिना किसी डर के इस डर को हैवी नहीं होने दिया खुद पे और क्लियर किया है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं सर। देखो, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो प्री का डर बच्चे के अंदर बना हुआ है, इसमें मैं किसी कोचिंग को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कोचिंग वालों की गलती से बना हुआ है। प्री कोई इतना बड़ा हुआ नहीं, इतना अपन ने बना के बैठे हैं अपन मन में। हाँ, इतना डर, इतना थोड़ा सा मतलब सही भी है डर
कि क्या होता है कि अपने इंग्लिश जो होती है ना 10th के बाद छूट गई, अब ग्रेजुएशन में गए अपन, तो ग्रेजुएशन में से फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट के रूप में अकेला, वो भी कम ग्रेड का, तो बच्चा इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। और फिर जो अपन मतलब इंग्लिश यूज करते हैं या सेमेस्टर के अंदर एग्जाम्स देने में यूज करते हैं इंग्लिश, उसमें और एएफओ या एबीपीएस के लेवल की इंग्लिश में बहुत अंतर है। तो थोड़ा सा डर होना, सीरियस होना, इसको डर नहीं सीरियस होना जरूरी कह सकते हैं अपन, लेकिन जो डर बना है, डर का माहौल बना के रखा हुआ है ना, ये पूरी तरीके से गलत है। अब ऐसे देख लो, जो प्री का अपना कट ऑफ है ना, वो जाता है 125 में से 18 नंबर। अब इसके लिए भी इतना डर बना के बैठोगे, इसका कारण पता है कम, इतना कम क्यों जाता है? क्योंकि जो पढ़ा रहे होते हैं ना उनको टीचर्स, तो उनको ये पता नहीं होता है कि भाई मैं एएफओ के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ या किसके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। वो टीचर्स एक्चुअली होते ही नहीं है अपने फील्ड के, वो होते हैं एसएससी के या पीओ के, क्लरिकल के, जहाँ पे कट ऑफ जो है जाता है 100 में से 80 नंबर, 85 नंबर। अब अपन को इंग्लिश के अंदर, मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर मेरे को नहीं लगता कि अपन को पीएचडी करनी है उसमें, अपन को सिर्फ क्वालिफाई करना है। और अपने एएफओ के अंदर तो प्री के मार्क्स जुड़ते भी नहीं है मेंस के अंदर, सिर्फ जो कट ऑफ, जो फाइनल मेरिट बनती है ना, वो पूरी की पूरी अपने मेन से और इंटरव्यू के नंबर से बनती है। तो प्री के नंबर अपने लिए कहाँ रह गए? सिर्फ क्वालिफाइंग। तो जैसा कि सर ने ये चीज आपको बता दी, तो सर हम आपसे ये चीज जानने की कोशिश करेंगे, जो भी बच्चे अपने जुड़े हुए हैं, जो भी इस वीडियो पे आए एस्पिरेंट्स, तो अब आज से जैसे 75 से 80 डेज लगभग रह रहे हैं उनके पास, तो क्या वीक पॉइंट है जिन पे वो काम करे, या जो अवॉइड करनी है चीजें? टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो, क्या टाइम मैनेजमेंट करना है, स्पेशली इंग्लिश और मैथ का, क्योंकि मेंस में तो एग्रीकल्चर वालों को वैसे दिक्कत नहीं आएगी, वो खुद का फील्ड गया है, वो अपने आप सेल्फ स्टार्ट होते हैं, उनको पता होता है क्या पूछ रहे हैं, क्या मेरे को पढ़ना है, किस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट। दिक्कत यही आ रही है इंग्लिश मैथ पे ही। तो इंग्लिश मैथ पे आपने कैसे बिना कोचिंग के दोनों बार में फोड़ा, ठीक है, अच्छी आपने क्वालिफाइंग था, वो अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया, ये भी नहीं कि ऐसे ही किया, अच्छे नंबर से किया, और एग्जाम्स भी आपने निकाले। तो आपने किन किन पॉइंट्स पे काम किया था, किस हिसाब से आपने टाइम मैनेजमेंट किया, और इस हिसाब से बताइए अपने फैमिली वालों को, जो मेंबर्स अपने देख रहे हैं, छोटे भाई बहन जो भी है एस्पिरेंट्स, कि ये जो अभी बच रहा है टाइम पीरियड, इसमें क्वालिफाई होना ही चाहिए प्री। भाई मेंस तो ये अपना ये जाने, खुद देख लेंगे, सब समझदार है, यहाँ तक आए, एफओ की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये आप समझ सकते हो, ब्रिलियंट ही है। पर प्री में जो दिक्कत आ रही है उसका आप कुछ बताएं इनको, सारी मैनेजमेंट वगैरह का। देखिए, सबसे पहले ना अपन आते हैं प्री के ऊपर। तो प्री का कट ऑफ जो है ना, अपन एनालाइज करेंगे पिछले सालों का, तो 40-45 के ऊपर तो गए नहीं है। लास्ट टाइम तो 18-20 ऐसा कट ऑफ जा रहा है। अगर इस बार अपन थोड़ा, बच्चों के अंदर डर भी बना हुआ है कि सीटें थोड़ी सी कम आई हैं, इस बार मैं बोल रहा हूँ 30 के अराउंड ऊपर नहीं जाएगा कट ऑफ। अब इसको लेके अपन को क्या स्ट्रेटजी बनानी है? अपने पास 75 डेज बचे हुए हैं। हाँ, तो अभी जैसे 75 हार्ड डे चल रहा है ना चैलेंज, उस तरह अपन लेते हैं 75 डे फ्री चैलेंज, और इनमें जो ट्रिप्स जो सर दे रहे हैं ना, उनको अगर फॉलो करते हो तो 101% मैं कह रहा हूँ आपका क्लियर होगा ही। चाहे आपने कहीं से कोर्स खरीदा हुआ है या नहीं खरीदा हुआ, लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है नहीं की हुई, कोचिंग ज्वाइन की हुई है नहीं की हुई, बस जो हम जो पॉइंट्स बता रहे हैं उन पे खुद पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इंग्लिश का बताइए, फिर अपन मैथ पे बात करेंगे। सीधे टॉपिक्स दे दीजिए इनको कि इनका प्री क्लियर हो। अपना मोटिव ये है इस वीडियो का कि जो देख रहा है ना उसका प्री एक का भी बेक नहीं रहना चाहिए। तो वो चीज बताइए आप। देखिए, अपन एनालिसिस के बेसिस पे आते हैं ना, तो अपन को एक बात, सबसे ज्यादा अपन जितना ज्यादा मैटर पढ़ेंगे उतना प्रैक्टिस कम कर पाएंगे, उतना कहीं ना कहीं जाके अपन मार्क्स में पीछे रह जाएंगे। तो भाई अगर अपन 10 टोकरियां उठाने की कोशिश करेंगे तो अपन इतना पेशेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर अपन एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो उसको बेटर कर सकते हैं। अब अपना कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो स्किपिंग, किसको अपन को टाइम देना है, किसको स्किप करना है। प्री अपने लिए सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ मुझे 3 घंटे चाहिए प्री के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा, बाकी आप अपना मेंस करो, कुछ भी करो, लोड बिल्कुल लेना नहीं है, एकदम फ्रेश माइंड से अपन को तैयारी करनी है। सबसे पहले अपन आते हैं इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश के लिए बच्चों को क्या है कि जो वीक के 6 दिन है स्टार्टिंग के, तो 3 दिन वो सिर्फ एड टू रीड पढ़े, क्योंकि जो इंग्लिश है सबसे बड़ा डर, बच्चे उसको सब्जेक्ट की तरह लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सब्जेक्ट की तरह पूछ ही नहीं रहा है। वो एग्जामिनर नहीं पूछ रहा आपसे कि इंग्लिश के अंदर किसकी डेफिनेशन क्या है, किसकी डेफिनेशन क्या नहीं है, क्या डिटर्मिनर होता है, क्या नाउन होता है। बच्चे डरते हैं मुझे ग्रामर नहीं आती सर, ये नहीं आता वगैरह, उन चीजों में नहीं आती है, बेसिक ग्रामर है, उसी में फंसे रह जाते हैं, उसी में फंसे रह जाते हैं। अब बच्चा आईयूपीएस देने जा रहा है ना, तो आईयूपीएस की उससे सिर्फ इतनी सी
चाह रहती है कि बच्चे को इंग्लिश एज अ लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। जब वो बैंक में वर्क कर रहा है ना, तो उसको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो अपन भी समझ सकते हैं कि क्वालिफाइंग इसीलिए किया है कि बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उसमें पीएचडी करनी है, आप टेंस दोबारा पढ़ रहे हो, पूरी ग्रामर दोबारा, वर्ड्स दोबारा पढ़ रहे हो, वो कहीं मेरे को नहीं लगता काम है। और आपने जो बात कही स्किप करना, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अपने जो काम की चीज है उसको अपन रखेंगे, क्योंकि टाइम का बहुत वहां पे वो रहता है पाबंदी, ठीक है। तो स्किप किन चीजों को करना है जो अपने काम की नहीं है, दिमाग भी वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी, वो चीज आप एक बार थोड़ा डिस्क्राइब। 3 दिन अपन को सिर्फ द हिंदू एडिटोरियल की रीडिंग लगानी है, जिससे अपन को पैराग्राफ समझ में आने लगे। जो उसका न्यूज़पेपर है द हिंदू, उसकी रीडिंग लगानी है अपन को। उससे क्या होगा, अपन जो आईपीएस जिस पैटर्न से या जिस भाषा में क्वेश्चन पूछ रहा है, अपन उसके साथ में फेमिलियर हो जाते हैं। अपन को ये नहीं लगता है कि क्या पूछ दिया है ना। तो अपन एडिटोरियल पढ़ेंगे, अपने वर्ड्स नजरों के सामने घूमेंगे, उनका जो स्ट्रक्चर है वो घूमेगा। मैं एनालाइज कर रहा हूँ पिछले सालों से पेपर को, तो मुझे पता है कि जो अपना आईपीएस पेपर बनाता है ना, एडिटोरियल का पूरा उनका लैंग्वेज वही रहता है। लास्ट 3 मंथ का जो न्यूज़पेपर है ना, तो जो 3 दिन बच रहे हैं उसमें अपन को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के नहीं है, प्रैक्टिस करते करते अपने आप बिल्डअप हो जाएगा धीमे धीमे। 3 दिन अपन को एडिटोरियल पढ़ना है, 3 दिन अपन को प्रैक्टिस करनी है। जो संडे का दिन बच रहा है ना, उस दिन बैठ के अपन को बुकैप, जो अपन को नई बुकैप मिली थी 6 दिन के अंदर, तो वो एक डायरी में नोट करते जाइए। जो नए वर्ड्स वगैरह, जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं, आपको लगता है, खुद को लग जाता है, जब अपन रेगुलरिटी में रहता है ना कि नहीं यार ये शब्द इसमें दम है, बस स्टूडेंट खुद को फील हो जाता है। मैंने बोला कि डिक्शनरी पढ़ो, आप डिक्शनरी पढ़ोगे कि एग्जाम की तैयारी करोगे? तो डिक्शनरी पढ़ोगे। एक सबसे बड़ा फोबिया ये रहता है कि बड़ा सा पैराग्राफ दिखता है तो ये उसी में उलझ जाता है। तो उस चीज का आप थोड़ा सा डिस्क्राइब, फिर अपन मैथ की भी बात करेंगे और टॉपिक्स भी इंग्लिश का एक बार इनको थोड़ा बताएं आप डीपली। तो जो भी नए वर्ड्स मिलते हैं उनको अपन एक डायरी के अंदर नोट करते जाइए। जो संडे का दिन है ना, उसमें आपको कोई लोड नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री होकर उन वर्ड्स को एक बार से रिपीट करके पढ़ लेना। क्या होगा, अपन मैंने बोला रट्टा मारो, आप बस उस वर्ड को दोबारा से देख लो ना, तो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं वो जाके कैप्चर हो जाते हैं। हाँ, इस तरीके के वर्ड्स मैंने पढ़े हैं, इसका ये मतलब होता है। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश बहुत ही आराम से निकल जाएगी। अब अपन आते हैं मैथ के ऊपर। तो मैथ का बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर वालों को, स्पेशली मेरा खुद का, मैं पर्सनली अगर बताऊं एक्सपीरियंस, तो मैथ का शुरू से डर रहा है और अभी भी रहता है, चाहे कितने भी पढ़ लो। तो मैथ आपने बिना कोचिंग के क्लियर की, एक बार लग सकता है किसी को कि आश्चर्य है या झूठ है, हो सकता है लगे, क्योंकि मेरे को भी लगा था। बट जब हमने चीजें देखी, इनसे बात की, इनका जो पढ़ने का तरीका था, चीजों को समझने का, स्किप करने का, किन चीजों को स्किप करना है और किस फेस करना है उसको, उस प्रॉब्लम को, तो वो मेरे को बहुत ज्यादा पर्सनली मेरे को पसंद आया। इसी वजह से मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो जैसा इंग्लिश वाला इन्होंने बता दिया कि 3 दिन द हिंदू वाला जो अपना पेपर है, न्यूज़पेपर इंग्लिश, उसके वो पढ़ना है, 3 दिन अपना प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो उसकी लैंग्वेज से अपने को ये आइडिया हो जाएगा कि अपना जो बड़ा क्वेश्चन है पैराग्राफ, वो देख के घबराता नहीं है बच्चा, समझ जाता है कि क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि पूरा पैराग्राफ का जवाब नहीं देना रहता अपने को, उसमें से कुछ चीजें होती है। वैसे ही अपन मैथ की बात करते हैं, तो सर आप मैथ का बताइए एक बार कि मैथ में किस प्रकार से जो प्री इतने से दिन में निकाले हैं, किन टॉपिक्स को तो स्किप करना और किन पे फोकस करना। बिल्कुल, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन की चीज है ये। देखिए, अपन मैथ में आते हैं ना, तो जितने भी कोचिंग वाले हैं, जितने भी कोचिंग वाले हैं ना, वो अरिथमेटिक पकड़ के बैठ जाते हैं। अरिथमेटिक के अंदर मैथ में आईयूपीएस 20 चैप्टर पूछता है अराउंड। अब 20 चैप्टर में जो भी चैप्टर है इतने ब्रॉड है कि हर चैप्टर के अंदर 10-10 कॉन्सेप्ट, 12-12 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आप एक ही क्वेश्चन को 20 कॉन्सेप्ट से क्लियर 20 कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। अब कोचिंग वाले क्या करेंगे, अब सोचने वाली बात है, 20 चैप्टर 10 कॉन्सेप्ट, अगर एक दिन के अंदर वो 2 कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा है ना, तो 40 से 45 दिन, 2 महीने आपके वो इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझाने में ही खत्म कर देता है। 40 दिन बाद आप जो पहले दिन कॉन्सेप्ट सीखे वो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट से तो हो नहीं, एग्रीकल्चर से हो। एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस कब करोगे? अगर आप अपना जो आपके पास में टाइम है उसको पूरा कॉन्सेप्ट सीखने में ही निकाल दोगे, पीएचडी करने में मैथ में, तो प्रैक्टिस कब करोगे? बच्चे कोचिंग वाले ही करते हैं कि उनको अरिथमेटिक का बढ़िया डेमो देंगे, अच्छा बच्चे उसी डेमो के अंदर फंस के रह जाते हैं। डेमो में ये कर देते हैं कि तुम अकेले मैथ को कर ही नहीं सकते। इंग्लिश का भी सेम पोर्शन है कि नहीं, तुम मैथ और इंग्लिश प्री को तुम अकेले कर ही नहीं सकते हमारी मदद के अलावा। ये बैठा है तुम्हारे सामने उदाहरण जिन्होंने किया है, 1 एग्जाम नहीं, 2 एग्जाम नहीं, 3 एग्जाम, वो भी अपेयरिंग कॉलेज डिग्री के साथ चलते हुए मेंस भी निकाला है। तो सर आप मैथ के जो टॉपिक्स आपने जो देखा है कि हाँ ये क्वालिफाइंग के लिए सफिशिएंट है, वो चीजें एक बार डायरेक्ट टॉपिक्स आप बता दें तो ज्यादा टाइम इनका भी वेस्ट नहीं हो, उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करें। तो वो चीज आप देखिए,
मैथ के अंदर अगर अपन अरिथमेटिक को पकड़ के बैठ जाएंगे तो मैं अभी हाल ही बताया हूँ मैं कि 20 चैप्टर है, 10-10 कॉन्सेप्ट है। एग्जाम के अंदर आप खुद ये क्वालिफाई हो जाओगे कि इसके अंदर कौन से चैप्टर्स मतलब किस तरीके से सॉल्व करूँ, परसेंट से सॉल्व करूँ या रेशियो से सॉल्व करूँ या डेसिमल से सॉल्व करूँ। अपन कॉन्सेप्ट ही नहीं लगा पाएंगे किस कॉन्सेप्ट के साथ में मतलब प्रेशर और रहता है, प्रेशर टाइम का बहुत ज्यादा रहता है। एफओ गेम ही टाइम का है मेरे साथ, पूरा गेम टाइम का है। आप सोच सकते हो 125 में से 18 कट ऑफ जा रहा है, बच्चा के 18 क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, सोचने वाली बात है। मैथ के अंदर जो है ना 40 मिनट का अपने पास टाइम रहता है, 50 क्वेश्चन पूछता है ये वो। अब 50 क्वेश्चन में से सबसे जरूरी चीज है वो है स्किपिंग। अगर अपन एक गलत क्वेश्चन के अंदर लग गए ना तो अपन 15 मिनट का टाइम देके 1 नंबर का आंसर लेके आ पाएंगे। अपने पास बचे कितने मिनट, 25 मिनट बचे। सबसे महत्वपूर्ण चीज अपनी स्किप की आ रही है, चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो। कुछ क्वेश्चंस जो आपको फंसाना चाह रहे हैं, या आप एक चीज सोचो कि इतने में से इतनी ही कट ऑफ क्यों जा रही है। ऐसा तो है नहीं, आपसे बहुत ब्रिलियंट आते हैं पर वो कमी वही रहती है, स्किप नहीं कर पाते। स्किप क्यों नहीं कर पाते? जो फोबिया जो बना रखा है टीचर्स ने, इंस्टीट्यूट्स ने। और ये बात सही भी है, जो आपको इंग्लिश और मैथ पढ़ा रहा है ना टीचर, बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, वो एग्रीकल्चर फील्ड के नहीं है या उन्होंने वो एग्जाम नहीं दिया है। वो एसएससी वालों उनको पढ़ाते हैं जिनकी कट ऑफ जाती है 80% अबव। उनको पता नहीं अपने 4 नंबर लाना है, उनको पूरा सिलेबस कराते हैं वो। और वही टॉपिक्स उठाते हैं जो उनके जो टफ होते हैं। टफ होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप मैथ के टॉपिक्स एक बार इनको थोड़ा सजेस्ट कर दे भाई, ये टॉपिक्स पे आप अगर ज्यादा फोकस करते हो तो एक बार टॉपिक्स देखिए। मैथ में 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर अपन गलत टॉपिक में गए तो बेदे रह जाएंगे। अपन को स्किप क्वेश्चन करते हुए अपन को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब स्किपिंग अपन तभी कर सकते हैं जब अपने पास 4 या 5 चैप्टर अच्छे से अपने क्लियर होंगे। अगर सारे चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो अपन समझ में नहीं आया किसको स्किप करना है, किसको टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से किस मेथड से होगा, ये नहीं बैठता, इतने से नहीं बैठ पाता। तो अगर अपन एएफओ की बात करें ना तो एएफओ 50 क्वेश्चन में से 3 डीआई तो एवरी ईयर पूछता है। डीआई के हाँ, ये तो 5 एक डीआई से नॉर्मली 5 क्वेश्चन तो पूछते ही है। 15 क्वेश्चन आपके 50 में से अकेले डीआई का पोर्शन सोल्व कर रहा है। अब डीआई में भी अगर सबसे जो अपन को मैथ के अंदर सीखना है ना तो वो सीखना है अपन को कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है। वो कैसे होगी? प्रैक्टिस से होगी। अब डीआई के अंदर जाते हैं तो जो पहली डीआई आती है वो आपसे टेबुलर पूछ सकता है या कैसे मतलब टेबुलर पूछ सकता है, पाई चार्ट के फॉर्म में पूछ सकता है, डबल पाई चार्ट के फॉर्म में पूछ सकता है। जो कि 3 जो डीआई आती है ना, 2 डीआई एकदम बेसिक रहती हैं। वो उन 2 डीआई के भी ऊपर के 4 क्वेश्चन रहते हैं ना, वो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट एडिशन, इनके अलावा कुछ भी नहीं होता है 4 में। अगर अपन फ्री माइंड से बैठे, अपन को पता है कि अपन अरिथमेटिक में नहीं विदना है, अपन को किसको स्किप करना है, किसको अडॉप्ट करना है, अपन उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे ना जिसमें कैलकुलेशन अकेला है। मैं तो बोल रहा हूँ भाई 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, 5वां क्वेश्चन भी उसको स्किप कर दो, बाद में टाइम बचता है तो अगली डीआई पे जाओ, उसमें भी 4 क्वेश्चन जो है इजीली बनते हैं, 5वें को अपन स्किप कर दो, फिर दोनों पे 5वां सॉल्व कर दो। फाइनल जो कट ऑफ उसमें तो ऐड हो ही नहीं, आपने को क्वालिफाई करना, जब आपको जोर ही दिखाना है तो आप मेंस में दिखाइए, इंटरव्यू में दिखाइए, आपकी स्किल्स पे काम कीजिए आप, है ना। और मैथ के जो चैप्टर बचे हुए हैं सबसे देखिए, अगर अपन आईपीएस को देखें ना तो मैं आपको मैथ्स के टॉपिक बता देता हूँ। देखिए, सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन दोनों से मिला के या किसी एक टॉपिक से इनमें से 5 क्वेश्चन परमानेंटली पूछते ही है, जो 30 से अपने 30-45 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व हो जाता है। 5 मिनट इसको देते हैं अपन, और टॉपिक्स आप इसके अलावा जो सेकंड करके जाना। हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन, इनको मैं एक ही टॉपिक मानूंगा। सेकंड जो आता है वो आता है अपना नंबर सीरीज, इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 कर देगा या 5 कर देगा, और 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है अपना। 5 मिनट के अंदर ये वाला पोर्शन अपना बहुत ही प्यार से सॉल्व हो जाएगा। अपने दो हुए हैं ना। अब इसके बाद में अपन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। सबसे इजी, अगर अपन मैथ के अंदर सबसे इजी और जो सबसे सटीक आंसर आता है वो अपन माने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के अंदर सॉल्व हो जाता है पूरा, और इसके अंदर इजीली अपन 5 क्वेश्चन बढ़िया बना सकते हैं। फिर आती है अपनी डीआई, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अब अगर अपन सिर्फ ये 5 टॉपिक को मिला के देखें ना तो अपन 30 नंबर स्कोर हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 30 में से अगर बंदा इसका 50 कर लो, 50 भी कर लो ना, तो 15 नंबर मैथ क्वालिफाई हो रही है उसकी, कट ऑफ 10 के ऊपर जाएगा नहीं। हाँ, सर ने मैथ में 5 टॉपिक्स आपको बता दिए, इंग्लिश का आपको अखबार वाला और वो बता दिया। ग्रामर में ज्यादा नहीं फंसना, अगर आपकी बहुत ज्यादा वीक है तो थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हो उसकी, भाई आपको
मिल सके सपोर्ट। बाकी जो आप वो पढ़ते हो ना नाउन्स वर्ब्स, उनमें ज्यादा फंसना ही नहीं है, पेपर देखना उसमें कहीं पूछा हुआ ही नहीं है ऐसी चीजें, और अपने को वैसे भी पीएचडी नहीं करनी है, ओनली क्वालिफाई करना है, मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगी वो चीजें। बाकी मेंस में तो आप खुद समझदार है। तो हमने इंग्लिश और मैथ की ये चीजें बात की है, इन्होंने खुद निकाला है, और अब की बार फिर से हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा इनका रहने वाला है, सारी चीजें जो भी है प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। तो सर आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, अगर अपन इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ, इंग्लिश के अंदर जो अपन प्रैक्टिस करेंगे तो एक पोर्शन रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसके लिए मैंने एडिटोरियल बता रखा था। अब जो सेकंड पोर्शन आता है ग्रामर का, तो उसके अंदर अपन एरर डिटेक्शन और क्लोज टेस्ट यानी कि अपन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। पैरा जंबल्स हुए और जो बुकैब से अपने सिनोनियम, एंटोनियम, ये सारे वाले टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ये ज्यादा लोड वाले टॉपिक्स लोड वाले नहीं है। अगर नॉर्मली देखते हो ना थोड़ा बहुत भी सुबह शाम भी, तो भी हो जाता है, और इसी लेवल के होते हैं। पैरा जंबल्स और अपना जो रीअरेंजमेंट वाला रहता है, अगर अपन एडिटोरियल को थोड़ा सा भी टाइम दे रहे हैं ना पढ़ने के अंदर, तो रीअरेंजमेंट वाला जो है ना अपन को ऐसा लगेगा भाई ये तो मैं पढ़ के आया हूँ न्यूज़पेपर के अंदर, सेम का सेम उठा के रख दिया है। हाँ, पिछले 3 महीने के हमने कहा ना, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, एक बार आप ट्राई करके देखना। भाई प्री तो निकले नहीं निकले बाद की चीज है, पर आप जो इतना लोड ले रहे हो, कोचिंग की सारी बातें मान रहे हो, तो इतनी सी है कि बिग ब्रदर के थ्रू आप ये हमारी बात भी मानना कि एक बार लास्ट 3 मंथ्स के जो पेपर है, न्यूज़पेपर आपका द हिंदू वाला, तो उसके जो सर ने बताया वो चीजें आप रीड करना, 3 दिन रीड करना, 3 दिन प्रैक्टिस करना, और एक दिन जो संडे का है, जो आपकी जो बुक आपने की है वर्ड्स की, उसके बारे में आप करें। मैथ के 5 टॉपिक्स हमने बताई दिए, और तो सारी बातों का सार निकल के यही आ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो चीज है वो है टॉपिक्स को पहचानना और स्किप करना, टाइम मैनेजमेंट। स्किप जब कर पाएंगे जब आप सिलेबस को पूरा समझ पाएंगे और अपनी योग्यताओं को समझ पाएंगे। भाई किसी बंदे के अर्थमेटिक्स अगर मजबूत है तो हो सकता है वो उनको स्किप करे, हम ये नहीं कह रहे उसी चीज को स्किप करें, पर जो मेन जो 2 रास्ते हैं ना एफओ क्लियर करने का, वो पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है स्किप। आप ये चाहो ना मैं सारा चारों तरफ से कवर कर लूं, अकेला ही सारे क्वेश्चन सोल्व कर दूं, वो नहीं हो पाएगा। 4-5 नंबर लाना है अपने को। तो आप उन टॉपिक्स पे दीजिए जो आपके मजबूत टॉपिक्स हैं, और उनको इतना मजबूत कीजिए कि आपका क्लियर हो ही, यही बात है सर। 2 हथियार है, एक स्किपिंग, किसको स्किप करना है अपन को समझ में आना चाहिए, अपने की पॉइंट्स क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, तो अपन स्किपिंग सीख पाएंगे। और सेकंड है कम टॉपिक्स लेके उनकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी करना, कि अपन को एग्जाम में ये लगे अरे यार इसको तो मैं कल ही करके आया हूँ। अच्छा, और कुछ कोई बुक्स का सजेशन दो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है बच्चों के पास। तो हाँ, अगर अपन मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहें तो ब्रह्मास्त्र हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए क्वांटम अरिथमेटिक बुक आती है, और जो मैंने आपको टॉपिक बताए वो ब्रह्मास्त्र बुक इजीली कवर कर लेगी पूरा। उसमें 4000 के आसपास दिए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और अगर बच्चों को लगे तो मैं आपके थ्रू उनको प्रोवाइड करवा दूंगा वो भी फ्री में मटेरियल, जो अपने पास क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। पर टॉपिक में 500 के आसपास क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, वो अपन प्रोवाइड करवा देंगे इनको। चलो, जो भी इनकी नीड रहेगी, जिस हिसाब से इनका कमेंट्स वगैरह जैसे भी रिस्पॉन्स रहेगा वो देख लेंगे। बाकी हमसे जितना बन पाया इस टीम से, पहले भी स्टूडेंट्स के हित में खड़ी थी, आज भी खड़े हैं, जितना हमसे जिस संसाधनों में हम आपके लिए जितना बेटर कर पाते हैं उतना बेटर करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि हमने आपका सहयोग किया है और करते रहेंगे। अब हमें नहीं पता इस वीडियो से आपका कितना सहयोग हुआ है, पर हमारे मन में यही कि हम सहयोग करने की आशा से आपको बनाए कि आपका कम टाइम में आप अच्छे से अच्छा कर सको, आपका जो ड्रीम जॉब है वो आप पा सको। तो सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। बहुत कम दिन बचे हैं, फोकस ऑन ड्रीम्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।